आप सभी लड्डू गैंग, आप सभी बहुत बहुत अच्छे ही होने चाहिए भाई। मैं तो यही होपिंग करती हूँ कि आप मस्त हो, जबरदस्त हो, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सारी चीजें एकदम बेस्ट है, परफेक्ट है। आज हम क्यों मिले हैं? क्योंकि आज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है ना। बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम एक बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर पढ़ा दो। इस चैप्टर ने बहुत दिमाग खराब किया हुआ है क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है। अब मैंने कहा ठीक है भाई, बच्चों की डिमांड तो हमारे लिए ऑर्डर होना चाहिए, राइट। तो भाई इस चैप्टर को लेकर मैं आ गई हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ। मेरा नाम है नेहा शर्मा और मैं हूँ एसएसटी की मेंटोर। और आज हम साथ में ज्योग्राफी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर। भाई ये चैप्टर तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, जो आगे तक आपके काम आने वाली है। तो इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि कंफ्यूजन होती रहेगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन मैं हूं। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगी, यहाँ मैं आपको शॉर्ट नोट से पढ़ाऊंगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपको लगता है मैम पीछे जो लिखा है वो इतना बड़ा है, तो हम फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे, शॉर्ट पॉइंट से पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम में आपको डिटेलिंग आंसर लिखना है, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर नोट्स भी दूंगी जो आप एग्जाम में यूज कर पाओ, ठीक है। तो आओ हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस प्यारे से वन शॉट को। सो गाइस, यू आर रेडी? यस, रेडी। चलो, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी टोपोग्राफी क्या होती है, टोपो शीट क्या होता है, सर्वे मैप क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगी। टोपोग्राफी, टोपो शीट्स, ये सब आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाई होगा, जब हमने मैपिंग वाला चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, या 6th में भी पढ़ा होगा। तो टोपोग्राफी में तो मुझे नहीं लगता आपको इतनी कोई दिक्कत होनी चाहिए, बट हम फिर भी सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद डिफरेंट मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ फीचर ऑन द मैप, कि अर्थ के जो इतने सारे रिलीफ फीचर्स हैं या फिजिकल फीचर्स हैं, उन्हें हम मैप में कैसे दिखाते हैं, कौन से ऐसे 6 मेथड्स हैं, उनकी बात करेंगे। कॉन्टूर क्या होते हैं, ठीक है, इंडेक्स कॉन्टूर क्या होते हैं। टाइप ऑफ सेटलमेंट को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम न्यूक्लिएटेड, लीनियर और स्कैटर्ड को पढ़ेंगे। देन हम कन्वेंशनल साइन पढ़ेंगे भाई, कन्वेंशनल साइंस ऑफ सिंबल्स, कन्वेंशनल साइंस है, सिंबल्स है, सेटलमेंट के पैटर्न है, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। Then representation of relief feature by contour, conical hill, ridge, watershed, ridge, plateau, cliff, waterfall, pass, saddle, col, gap, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्या? ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात अगर आपसे पूछूं कि भाई अर्थ के रिलीफ फीचर्स क्या हैं, अर्थ के फिजिकल फीचर्स क्या है, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम माउंटेन है, मैम प्लेट्यूज है, मैम प्लेन है, मैम हिल्स है, मैम आइलैंड है, मैम डेजर्ट है और मैम कोस्टल रीजन है। यही सारे फिजिकल फीचर्स आएंगे आपके दिमाग में, यही आएंगे कि मैम माउंटेन है, मैम आइलैंड है, कोस्टल रीजन है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, प्लेन एरिया है, यही सारे फिजिकल फीचर आएंगे। लेकिन अगर अब मैं आपको बोलूं कि इन सारे फिजिकल फीचर्स को आपको मैप में दिखाना है, तो आप कैसे शो करोगे? अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई ये सारे जो फिजिकल फीचर्स हमने पढ़े हैं, इन सबको आपको मैप में दिखाना है, तो आप कैसे शो करोगे? To represent these features we use map। भाई इन फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैप्स का यूज करते हैं, लेकिन कौन से मैप का? फिजिकल का, पॉलिटिकल का या फिर थीमेटिक का? नहीं, हम इन तीनों मैप का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं बेटा टोपो शीट का, जिसे हम टोपो मैप भी कहते हैं, जिसे हम टोपो मैप भी कहते हैं। तो याद रखो, जब भी हमें अर्थ के ऐसे फिजिकल फीचर को बहुत ही ज्यादा डिटेल में दिखाना हो, डिटेल में, एकदम डिटेलिंग में, ठीक है, एक लार्ज स्केल पर और एक डिटेल में दिखाना हो, स्मॉल स्केल पर दिखाना हो, एक एक चीज उस एरिया की एक एक डिटेल दिखानी हो, तो हम यूज करते हैं बेटा टोपो मैप्स या फिर टोपो शीट्स। क्या होते हैं ये टोपो मैप और टोपो शीट्स? मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी, ध्यान से देखो बेटा। टोपो मैप्स या फिर इन्हें हम टोपो शीट भी कहते हैं। ये जो टोपो मैप या ये जो टोपो शीट होती है बेटा, याद रखना ये बहुत ही ज्यादा डिटेल मैप होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड मैप होते हैं, यानी कि छोटी से छोटी डिटेल भी इस मैप में उस एरिया की क्या की जाती है? कैच की जाती है, बनाई जाती है। डिटेल मैप होते हैं। और सबसे मेन बात, इन मैप में बेटा फिजिकल यानी कि अर्थ के फिजिकल,
प्लस मैन मेड फीचर, ठीक है। फिजिकल फीचर्स तो दिखाए जाते हैं लेकिन उसके साथ साथ मैन मेड फीचर्स भी शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन के साथ वहां कोई बिल्डिंग है, वहां कोई रोड है, वहां कोई फ्लाईओवर है, ये सारी चीजें दिखाई जाती है। तो टोपो मैप या टोपो शीट एक ऐसे मैप होते हैं बेटा जो किसी भी एरिया के बहुत डिटेल मैप होते हैं और उसमें उस एरिया के अंदर फिजिकल फीचर आ रहे हैं तो वो भी शो किया जाता है, मैन मेड फीचर आ रहे हैं तो वो भी शो किया जाता है। अब मैम इन टोपो मैप या इन टोपो शीट्स का यूज क्या होता है, क्यों यूज करते हैं हम इनको, हम क्यों यूज करते हैं, इनके कोई यूजेस है बेटा? बिल्कुल यूजेस है। देखो ये ट्रेवल एंड नेविगेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, ट्रेवल एंड नेविगेशन के लिए ये यूज किए जाते हैं। जितने भी बेटा आपके इंजीनियर्स वगैरह हो गए, इंजीनियर्स इसका यूज करते हैं, ठीक है, इंजीनियर इसका यूज करते हैं एक एरिया को अच्छे से सर्वे करने के लिए, सर्वे वगैरह के लिए इन मैप का यूज किया जाता है, ठीक है। जो आर्मी वगैरह होते हैं वो अपने किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन या मिलिट्री कैंपेनिंग के लिए इसका यूज करते हैं। भाई कोई मिलिट्री कैंपेनिंग है, ठीक है, कोई, या आप ये कह सकते हो कि कोई सर्च ऑपरेशन है, उन सब के लिए यूज किया जाता है। कोई रोड बननी है, कोई रेलवे ट्रैक है, एग्रीकल्चर क्या है, इन सारी चीजों के लिए बेटा इन टोपो शीट्स या इन टोपो मैप्स का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? इन टोपो मैप या फिर इन टोपो शीट्स का यूज किया जाता है। इसीलिए करते हैं इनका यूज, ठीक है, इसीलिए करते हैं इनका यूज ताकि डिटेल में हम उस एरिया का एक स्मॉल स्केल का मैप भी रेडी कर सके, यानी कि उस एरिया की छोटी से छोटी चीज को भी कैप्चर कर सके। तो यस, इन सारे फिजिकल फीचर्स और मैन मेड फीचर्स को दिखाने के लिए हम टोपो शीट या टोपो मैप का यूज करते हैं। तो होपिंग कि ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। टू शो ऑन मैप्स या टोपो शीट, इन सारी चीजों को मैप पर या टोपो शीट पर दिखाने के लिए हमें बेटा एक टाइप का सर्वे करना पड़ता है। आप ऐसे ही तो कुछ भी नहीं बना दोगे, सर्वे करोगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैप पर या टोपो शीट्स पर दिखाने के लिए आपको एक सर्वे करना पड़ता है और उस सर्वे को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। उस सर्वे का नाम क्या होता है बेटा? जियोलॉजिकल सर्वे नाम होता है। अब वो सर्वे करने के बेटा 6 तरीके होते हैं हमारे पास। कितने तरीके होते हैं? 6 तरीके होते हैं हमारे पास। पहला बेटा हेच्यूरिंग, दूसरा होता है आपका हिल शेडिंग, तीसरा होता है आपका फॉर्म लाइन, फोर्थ होता है बेटा बेंचमार्क, फिफ्थ इज स्पॉट हाइट और सिक्स्थ इज ट्रायंगुलेटेड पॉइंट्स। तो हमारे पास इस जियोलॉजिकल सर्वे को करने के लिए 6 तरीके होते हैं और हम इन 6 तरीके से जियोलॉजिकल सर्वे अच्छे से कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि भाई कहाँ पर कैसी स्लोप है, क्या है। पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी। क्या बताऊंगी? कि हम ये सर्वे करेंगे, हम ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन हम किसी भी स्पॉट को मार्क कैसे करेंगे? ये चीज मिली है तो हम मार्क कैसे करेंगे? तो बेटा किसी भी स्पॉट को मार्क करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्टूर लाइंस। कॉन्टूर लाइंस क्या होती है बेटा? इमेजिनरी लाइंस होती है। कॉन्टूर लाइंस क्या होती है? जो लिखा भी है यहाँ पर, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कॉन्टूर लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है बेटा, ऐसी एक्चुअल में कुछ नहीं होती, लेकिन इन सारे स्पॉट्स को मार्क करने के लिए हम कॉन्टूर लाइंस का यूज करते हैं, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या करती है? जॉइनिंग ऑल प्लेसेस विच आर एट द सेम हाइट अबव द सी लेवल। ये क्या करती है? जितने भी प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जिनकी हाइट सेम होती है अबव द सी लेवल, उन सबको ये क्या करती है बेटा? ज्वाइन करके रखती है। उन सबको क्या करती है? ये ज्वाइन करती है, यानी कि जितने भी ऐसे प्लेसेस है जो सी लेवल से ऊपर हैं और एकदम सेम हाइट पर है, तो ये उन सबको ज्वाइन करती है और ये एक बेटा इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्टूर, ये चीज बोली गई है कि दो कॉन्टूर के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस होता है। कॉन्टूर लाइंस होती कैसी है बेटा? जैसे कि ये कोई माउंटेन है मान लो, तो ये इस तरीके से जो लाइन जा रही होती है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बोला है कि दो कॉन्टूर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 20 मीटर का डिफरेंस होता है और हर 5वां कॉन्टूर हाईलाइटेड होता है, जैसे कि 1 2 3 4। अब जो 5वां कॉन्टूर बनेगा वो हाईलाइटेड होगा, वो अलग कलर का होगा, ठीक है, वो हाईलाइटेड होगा। तो एवरी फिफ्थ काउंटर इज हाईलाइटेड, ये हाईलाइटेड होगा। जैसे कि 20 into 5 100 मीटर पे जो आपका काउंटूर होगा वो क्या होगा बेटा?
क्या होगा, हाईलाइटेड होगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, देखो हाँ, हर फिफ्थ कॉन्टूर को आप हाईलाइटेड प्लस इंडेक्स कॉन्टूर कहते हो। देखो 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ, ये ब्लू वाला, जो ये ब्लू वाला कॉन्टूर है, इसे आप क्या कहोगे, हाईलाइटेड कॉन्टूर या फिर इंडेक्स कॉन्टूर के नाम से भी आप इसे जानोगे। ठीक है, अब कॉन्टूर में भी ना एक चीज है, क्या चीज है, देखो अगर कॉन्टूर पास पास बने हुए हैं, ठीक है, अगर कॉन्टूर लाइंस, पहले सबसे पहले ड्रॉन का फार्दर का समझते हैं। अगर कॉन्टूर लाइंस दूर दूर बनी हुई है, इतनी दूर दूर है, ये दूर दूर बनी हुई है, ऐसे कॉन्टूर लाइन दूर दूर बनी हुई है, तो वहां पर जो फिजिकल फीचर होगा उसकी स्लोप जेंटल होगी। जेंटल मतलब हिल्स की तरह, ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से होगी, ये इस तरीके से, ये देखो ये जो मैं ऊपर बना रही हूँ इस तरीके से होगी ये। ठीक है, और अगर अगर कॉन्टूर आपस में बहुत पास बने हैं, जैसे कि ये पास पास बने हैं, देखो ये कॉन्टूर लाइन इतनी पास पास जा रही है, तो वहां पर एकदम स्टीप स्लोप होगा, ऐसे एकदम खड़ी चढ़ाई वाला, एकदम खड़ी चढ़ाई वाला स्लोप होगा, एकदम ऐसा पहाड़। और अगर देखो कॉन्टूर अगर बहुत दूर दूर है तो ऐसे हील्स की तरह होगा, ऐसे, और अगर कॉन्टूर एकदम पास पास है तो ऐसे स्टीप स्लोप होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कॉन्टूर्स इमेजिनरी लाइन है, और ये इमेजिनरी लाइन क्यों यूज होती है, जितने भी सी लेवल से ऊपर के प्लेसेस हैं जो सेम हाइट पर होते हैं, ये उन सारे प्लेसेस को आपस में ज्वाइन करती है। कॉन्टूर लाइंस की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, किसी भी मार्क को स्पॉट कर पाते हैं भाई, ठीक है, मार्क कर पाते हैं किसी भी चीज को। अगर कॉन्टूर लाइन आपस में पास पास बनी है तो वहां पर बेटा स्टीप स्लोप होगा, यानी कि एकदम खड़ी चढ़ाई जिसे हम कहते हैं, एकदम खड़ा ट्राइंगल। और अगर कॉन्टूर लाइन आपस में बहुत दूर दूर बनी है तो वहां पर होगा बेटा जेंटल स्लोप, जैसे हील्स होती हैं ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज होपिंग कि आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यही मुझे यहाँ पर आपको बताना था। बाकी यहाँ पर जितना भी मैंने अब आपको ये सब बताया है, ठीक है, ये सब मैंने आपको जो भी ये सारी चीजें बताई हैं, देख रहे हो ये इस तरीके से होती है कॉन्टूर लाइन। ठीक है, इस तरीके से होती है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर कॉन्टूर लाइन देखो दूर दूर है, कितनी दूर दूर है, ये देखो ये रही, फिर ये रही, फिर ये, कितनी दूर दूर है, दूर दूर है, तो यहाँ पर होगा जेंटल स्लोप। यहाँ पर क्या होगा, जेंटल स्लोप होगा। और यहाँ पर कॉन्टूर लाइन देखो कितनी पास पास है, यहाँ पे पास पास है, तो यहाँ पर होगा स्टीप स्लोप, इस तरीके का, क्या होगा, स्टीप स्लोप, एकदम खड़ी चढ़ाई। तो अभी बस इतना ही इस चीज में आपको याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। ठीक है, अब मैंने आपको इतना कुछ पढ़ाया लेकिन शॉर्ट पॉइंट्स पे पढ़ाया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आंसर लिखने को आए तो एग्जाम में तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, मैम मार्क्स ही नहीं देगी, है ना। ये तो आपको समझाने के लिए मैं ये मेथड यूज कर रही हूँ, क्योंकि आप ही बोलते हो कि मैम शॉर्ट में पढ़ाया करो, ऐसे बड़े में दिक्कत होती है हमें। लेकिन मैंने आपको अब ये शॉर्ट पॉइंट में ये सारी चीजें यहाँ पर समझाई हैं अच्छे से, कलरफुल फ्लो चार्ट में लिख के। अब इनका डिटेल वर्जन ये रहा, आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि टोपोग्राफी क्या है, एक आर्ट ऑफ मैप है। ठीक है, मैप की एक ड्राइंग है जो हमें वर्ल्ड को शो करती है, उसके रिलीफ फीचर्स को शो करती है फ्लैट सरफेस पर। ये एक लार्ज स्केल मैप्स होते हैं जिसमें रिलीफ फीचर्स भी होते हैं और नेचुरल प्लस मैन मेड फीचर्स भी होते हैं। बहुत सारे कन्वेंशनल सिंबल्स और साइंस वगैरह, कलर वगैरह भी इसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत डिटेलिंग आंसर है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ टोपो शीट। तो आप ये डिटेलिंग आंसर लिख सकते हो, ये सारे नोट्स आप इस तरीके से लिख सकते हो। एक बात याद रखना, सर जॉर्ज एवरेस्ट वॉज द मोस्ट फेमस सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। अगर इंडिया के सर्वेयर जनरल के बारे में पूछे कि मोस्ट फेमस सर्वेयर जनरल कौन है, तो आप याद रखना सर जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, कौन, सर जॉर्ज एवरेस्ट। इन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा सर्वे किया है और इंडिया के बहुत फेमस सर्वेयर है ये। ठीक है, चलो इतना याद रखना। अब जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं, आ जाएंगी। ठीक है, अब कॉन्टूर वगैरह पढ़ने के बाद मैंने आपको बोला था कि हमारे पास 6 मेथड है, याद हो, याद हो अगर आपको, तो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 6 मेथड हैं जिनसे हम क्या क्या देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं कि किस तरीके से सर्वे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम हेच्यूरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वे करने के 6 मेथड। तो बेटा हेच्यूरिंग मेथड क्या होता है, आपको पिक्चर दिख ही रही होगी, ये कोई अमीबा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप इसे ही हेच्यूरिंग मेथड कहते हैं। हेच्यूरिंग मेथड पहला वाला हमें क्या कह रहा है, हेच्यूरिंग मेथड में आपको शॉर्ट लाइंस दिखती हैं, आपको दिख रही है ये छोटे छोटे लाइंस, इस तरीके से शॉर्ट लाइंस दिखती हैं। और
ये जो शॉर्ट लाइंस होती है बेटा, ये क्या दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ स्लोप। किसकी डायरेक्शन? जो स्लोप है ये उसकी डायरेक्शन दिखाती है। अगर लाइन आपस में पास पास बनी हुई है तो वहां पर स्टीप स्लोप होगा, यानी कि अगर लाइन कहाँ पे बना के दिखाऊं? यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। देखो, अगर लाइन पास पास बनी हुई है, ऐसे शॉर्ट लाइन है और आपस में पास पास बनी हुई है, तो आप समझ जाओ कि वहां पर स्टीप स्लोप्स है। और अगर लाइन आपस में बहुत दूर 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 बनी हुई है तो आप समझ जाओ कि वहां पर जेंटल स्लोप है। बस इतना ही आपको हेच्यूरिंग मेथड में याद रखना है कि हेच्यूरिंग मेथड रिप्रेजेंट शॉर्ट लाइंस, ठीक है, एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ स्लोप। क्या बताता है ये? एक तो शॉर्ट लाइंस होती है, ये स्लोप की डायरेक्शन बताता है। तीसरी चीज कि ये बताता है कि अगर लाइंस क्लोज है, क्लोज बनी हुई है, तो वहां पर स्टीप स्लोप्स होगा। अगर लाइन दूर बनी हुई है तो वहां पर जेंटल स्लोप होगा। अब इसका एक बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक या नेगेटिव पॉइंट ये है बेटा कि हेच्यूरिंग मेथड से आपको एक्चुअल हाइट नहीं पता चलेगी किसी भी स्लोप की। आप एक्चुअल हाइट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये होता है आपका हेच्यूरिंग मेथड। शॉर्ट लाइन होती है, डायरेक्शन बताता है स्लोप की। अगर लाइंस पास में बनी हुई है तो स्टीप स्लोप है, अगर लाइन दूर बनी हुई है तो जेंटल स्लोप है। वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ये है कि इससे एक्चुअल हाइट आपको स्लोप की नहीं पता चलती। यू कांट आइडेंटिफाई द एक्चुअल हाइट ऑफ स्लोप, आप नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, तो ये फर्स्ट है आपका हेच्यूरिंग मेथड। अब ये मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट में बताया, इसकी लॉन्ग पॉइंट ये है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। सेम ही चीज बताई हुई है कि ये शॉर्ट लाइंस होती है और ये डायरेक्शन बताती है स्लोप्स की। स्टीप स्लोप्स होता है तो लाइन पास बनी होती है, जेंटल स्लोप में दूर बनी होती है। ठीक है, और डिसएडवांटेज यही है कि भाई ये इंडिकेशन नहीं देता कि एक्चुअल हाइट क्या है। ठीक है, ये देखो, लाइन पास है तो आपका स्टीप स्लोप, लाइन दूर है तो जेंटल स्लोप। और फ्लैट ग्राउंड में तो हेच्योर यूज ही नहीं कर सकते। अगर फ्लैट सरफेस है तो आप हेच्योरिंग मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको ये चीज दिख रही है, आपको डायरेक्शन जरूर दिख रही है स्लोप की, लेकिन आपको हाइट नहीं पता चलेगी कि हाइट क्या है, अनशेडेड है हाइट। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में देखकर भी इस चीज को क्या कर सकते हो बेटा, समझ सकते हो। हेच्यूरिंग मेथड के बाद हमारे पास सेकंड आता है बेटा हिल शेडिंग मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है? हिल शेडिंग मेथड। हिल शेडिंग मेथड को आप लाइट एंड शेडिंग मेथड के नाम से भी जानते हो सकता है कि आपकी बुक में हो लाइट एंड शेडिंग मेथड। तो हिल शेडिंग मेथड ऑल्सो कॉल्ड लाइट एंड शेडिंग मेथड। इसमें भी बेटा एक्चुअल हाइट नहीं पता चलती। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है इसमें कि इसमें आपको एक्चुअल हाइट नहीं पता चलती, आप एक्चुअल हाइट नहीं पता लगा सकते इसमें। अब जहां पर डार्क साइड है, जैसे कि ये थोड़ी सी डार्क साइड है, तो डार्क साइड पर स्टीप स्लोप होगा। कैसा स्लोप होगा? स्टीप स्लोप होगा। और जहां पर लाइट शेड है तो यहाँ पर बेटा जेंटल स्लोप होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं रेड से बना देती हूँ। ये यहाँ पर होगा जेंटल स्लोप। ये चीज यहाँ पर बोला जाता है कि भाई जहां पर आपको लाइट शेडिंग दिखे, जहां पर आपको क्या दिखे, लाइट शेडिंग दिखे, तो लाइट शेडिंग में आप ये समझ जाओ कि क्या है, जेंटल स्लोप है। और जहां पर आपको डार्क शेड दिखे तो वहां आप समझ जाओ कि वहां पर क्या है, स्टीप स्लोप है। तो बस ये इस तरीके से यही चीज बताता है आपको। इसमें भी बेटा ड्रॉबैक यही है कि एक्चुअल हाइट आप नहीं ढूंढ सकते, एक्चुअल हाइट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, याद रखो हिल शेडिंग मेथड ऑल्सो कॉल्ड लाइट एंड शेडिंग मेथड। जहां पर लाइट शेड है वहां पर जेंटल स्लोप होगा, जहां पर डार्क शेड है वहां पर स्टीप स्लोप्स होंगे, यानी कि खड़ा पहाड़ होगा। तो ये है आपका हिल एंड शेडिंग मेथड। सेम चीज यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ। इन शेडिंग मेथड ऑल्सो कॉल्ड लाइट एंड शेड। ठीक है, दो मेथड से हम यूज किया जाता है। बहुत सिंपल, जो भी मैंने आपको बताया कि अगर डार्क शेड है तो आपको क्या दिखेगा, लाइट शेड है तो आपको क्या दिखेगा। ठीक है, तो आप इस चीज से क्या कर सकते हो, इसे पढ़ सकते हो। सारे पॉइंट्स हैं, आपको इन्हें पढ़ना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। जो मैं, देखो मेरी बात सुनो, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे दिमाग में रखो, लेकिन एग्जाम में ये फुल नोट्स लिखने हैं। ठीक है, एग्जाम में ये फुल नोट्स लिखने हैं, लेकिन अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ बस वो याद रखो। थर्ड मेथड है बेटा फॉर्म लाइंस। फॉर्म लाइंस जो हमें, अब पहला ऐसा मेथड आया, देखो हिल शेडिंग मेथड और हेच्यूरिंग मेथड, दोनों से आपको डायरेक्शन तो पता चल रही है, ये तो पता चल रहा है कि कौन सा स्लोप क्या दिखा रहा है। ठीक है, कि जेंटल है कि स्टीप है,
ये हमें स्लोप्स तो दिखा रहे हैं, स्लोप की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन ये दोनों हमें एक्चुअल हाइट नहीं बता रहे थे। अब जो ये थर्ड मेथड आया है फॉर्म लाइन मेथड, फॉर्म लाइन मेथड बेटा हमें क्या दिखाता है, हाइट अबव सी लेवल। जितने भी आपके रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है, उनकी ये हमें हाइट दिखाता है कि सी लेवल से ऊपर उनकी हाइट क्या है। इसे हम ब्रोकन लाइंस भी कहते हैं। फॉर्म लाइन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोकन लाइन मेथड, ठीक है, एंड इट शोज दी हाइट अबव दी सी लेवल। ये सी लेवल से ऊपर की हमें क्या दिखाता है, हाइट दिखाता है। बस इतना याद रखो। फॉर्म लाइन आर कॉन्टूर लाइन बट शो ओनली अप्रोक्सीमेट हाइट, ठीक है। ये फॉर्म लाइन ऐसी कॉन्टूर लाइंस होती हैं बेटा जो हमें अप्रोक्सीमेट हाइट बताते हैं रिलीफ फीचर्स की, ठीक है। ये सिर्फ हमें हाइट्स बताते हैं। ये देखो, ये इस तरीके की ब्रोकन लाइंस होती हैं, ये इस तरीके से। तो ये हमें क्या बताती है कि हाँ ये 3000 मीटर पे है, ये 2000 मीटर पे है, ठीक है, ये 1000 मीटर पे है। तो ये इस तरीके से ब्रोकन लाइंस होती हैं। देखो इस तरीके की ये ब्रोकन लाइंस होती हैं और ये हमें सिर्फ क्या बताती है, हाइट बताती हैं, और इसीलिए इन्हें हम फॉर्म लाइन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा स्पॉट हाइट। अब बेटा स्पॉट हाइट भी हाइट ही बताता है हमें, ठीक है, ये भी हाइट और एलिवेशन बताता है अबव सी लेवल। लेकिन स्पॉट हाइट में क्या है बेटा कि एक स्पॉट बना दिया गया है, जैसे ये सर्कल है, एक ये स्पॉट बना दिया गया है, ये स्पॉट बना दिया गया है और लिख दिया गया है कि हाँ ये 200 मीटर पर है या ये 200 सेंटीमीटर पे है, सॉरी 200 मीटर पे है, कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है। सिर्फ क्या बता दिया जाता है कि ये कितनी ऊंचाई पर है, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। एक स्पॉट बना दिया जाता है और उसके आगे नंबर लिख दिया जाता है, तो उसे हम स्पॉट हाइट मेथड कहते हैं। ये हमें यही बताता है। देखो इन दिस मेथड डॉट्स विद अ नंबर बिसाइड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, डॉट बना देते हैं और नंबर लिख देते हैं। जैसे कि देखो डॉट है, डॉट बना दी, नंबर लिख दिया, डॉट बना दी, नंबर लिख दिया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्पॉट हाइट मेथड, दैट्स इट। और कुछ नहीं पढ़ना इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। स्पॉट हाइट में बहुत सिंपल सी बात है, डॉट बना देते हैं और डॉट के साइड में उसका नंबर लिख देते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि अच्छा उस प्लेस की हाइट कितनी है। तो इसे हम कहते हैं बेटा स्पॉट हाइट मेथड, ठीक है। इसमें हमें एक्चुअल हाइट पता चलती है कि मीन सी लेवल से एक्चुअल हाइट कितनी है उस एलिवेशन, उसकी, उस प्लेस की या उस रिलीफ फीचर की, ठीक है। तो इस तरीके से बस डॉट बना देते हैं और लिख देते हैं, डॉट बना देते हैं और लिख देते हैं। चलो उसके बाद आता है आपका थर्ड मेथड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ मेथड, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ मेथड जिसे हम कहते हैं ट्राइंगुलेटेड मेथड। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्राइंगुलेटेड मेथड। ट्राइंगुलेटेड मेथड भी सेम बेटा हाइट बताता है, लेकिन स्पॉट हाइट में सर्कल था, यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। स्पॉट हाइट में सर्कल होता है, यहाँ पर ट्राइंगल बना दिया जाता है। ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ट्राइंगल बनाया और लिख दिया कि अच्छा ये 200 है, फिर ट्राइंगल बनाया लिख दिया ये 300 है। तो इस तरीके से क्या करा जाता है, ट्राइंगल बना दिया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। इन दिस इसे हम ट्राइंगुलेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एक ट्राइंगल बनाया जाता है मैप पे और नंबर उसके डिसाइड लिखा जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से, बस ये होता है आपका फिफ्थ मेथड ट्राइंगुलेटेड। सिक्स्थ इज बेंचमार्क। बेंचमार्क मेथड में भी बेटा ये एक परमानेंट मार्क होता है, ठीक है। बेंचमार्क मेथड जो है वो एक परमानेंट मार्क होता है और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम बीएम का यूज करते हैं। बीएम 500 मीटर, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बेंचमार्क मेथड। इसमें हम बीएम लिखा होता है और उसके आगे उसका नंबर लिखा होता है, दैट्स इट। ये होता है आपका बेंचमार्क मेथड। जैसे कि यहाँ पर देखो बीएम 200 मीटर, बीएम 250, बीएम 200, है ना। तो इस तरीके से बीएम से, इसे बेंचमार्क को बीएम से रिप्रेजेंट किया जाता है और आगे उसका नंबर लिख दिया जाता है कि ये एलिवेशन, सॉरी ये प्लेस या ये रिलीफ फीचर कितनी हाइट पर है, ठीक है। तो ये इस तरीके की, लेकिन ये परमानेंट सर्वे पॉइंट्स होते हैं, याद रखना। जो बेंचमार्क स्पॉट्स होते हैं बेटा ये आपके परमानेंट, ये आपके परमानेंट सर्वे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये परमानेंट सर्वे पॉइंट्स होते हैं और ये किसी स्टोन पर या किसी बिल्डिंग वगैरह पर लिखे होते हैं, किसी स्टोन पर या बिल्डिंग वगैरह पर लिखे होते हैं, ऐसे नहीं लिखे होते। किसी पत्थर पे लिखा होगा या तो बीएम 200, बीएम 400 या किसी छोटी सी बिल्डिंग पे ऐसे कुछ लिखा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है। तो ये होते हैं बेटा आपके सिक्स्थ मेथड्स।
सर्वे करने के। अब जो भी मैंने अब तक आपको कॉन्टूर लाइंस के बारे में पढ़ाया था, जो भी चीजें बताई थी, ये क्या है, ये उन सब क्या लॉन्ग पॉइंट्स हैं। इन्हें आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि क्या होता है, क्या हमें दिखाता है। ये सारी चीजें डिटेल में आपको मिल जाएंगी, जो भी मैंने आपको अब तक पढ़ाया है। ठीक है, जो भी मैंने अब तक आपको पढ़ाया, उन सबके ये लॉन्ग पॉइंट्स हैं। उन सबके क्या है ये, उन सबके ये लॉन्ग पॉइंट्स हैं जो भी पीछे गए हैं। तो आप एग्जाम में कॉन्टूर लाइन की अगर कोई डेफिनेशन आती है, कुछ आती है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब तक हमने क्या पढ़ा, मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवाते चलती हूँ, क्योंकि एक लंबा चैप्टर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई टोपोग्राफी या टोपो शीट या टोपो मैप हम किसे कहते हैं भैया, ऐसे डिटेल मैप तो लार्ज स्केल के मैप होते हैं। ठीक है, सबसे मेन बात डिटेलिंग मैप होते हैं, फिजिकल और मैनमेड दोनों फीचर को शो करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इन मैप पे जब हम फिजिकल फीचर शो करते हैं तो हमें एक सर्वे करना होता है। सर्वे के 6 मेथड मैंने आपको बताए। ठीक है, लेकिन उन 6 मेथड को भी शो करने के लिए हमें कॉन्टूर लाइंस का यूज करना पड़ता है। उन मेथड्स को शो करने के लिए हम कॉन्टूर लाइन का यूज तो करते हैं, बट ये कॉन्टूर लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं बेटा, जिन्हें हम अपनी हेल्प के लिए बनाते हैं। इमेजिनरी लाइंस है, सारे प्लेसेस को ये ज्वाइन करती हैं जो सेम हाइट पर होते हैं लेकिन अबव दी सी लेवल। तो इनका यूज करके ही हम टोपो शीट्स पर क्या कर पाते हैं, बता पाते हैं कि कौन सा स्लोप है, कौन सा जेंटल स्लोप है, हाइट कितनी है, डायरेक्शन क्या है स्लोप की। दैट्स इट। याद रखो, अगर कॉन्टूर लाइन पास पास बनी है तो वहां पर स्टीप स्लोप्स होगी, यानी कि खड़ा पहाड़ होगा। और अगर भाई आपकी जो कॉन्टूर लाइंस है वो दूर दूर बनी है तो वहां पर बेटा जेंटल स्लोप होगा, यानी कि ऐसी ढलान वाली पहाड़ी होगी। दैट्स इट। अब हम बढ़ रहे हैं चैप्टर के सेकंड पार्ट पर, जिसमें हमें पढ़नी है फीचर्स रिलेटेड टू हाइट एंड एलिवेशन ऑफ अ लैंडस्केप। ठीक है, फीचर्स रिलेटेड टू हाइट एंड एलिवेशन ऑफ अ लैंडस्केप। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉनिकल हिल्स, क्या होती है कॉनिकल हिल्स, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे रिज क्या होता है, देन हम पढ़ेंगे सेडल क्या होता है, देन फोर्थ वन इज वाटरफॉल, फिफ्थ वन इज प्लेट्यू, सिक्स्थ वन इज गैप, सेवेंथ वन इज क्लिफ, एट्थ वन इज पास, नाइन्थ जेंटल एंड स्टीप स्लोप में डिफरेंस, 10 है आपका कोल, और 11 है आपका वाटर शेड। एक एक करके ऐसे ही, जैसे हमने ये हेच्योरिंग मेथड, ये सारे मेथड पढ़े ना, तो एक एक करके इनको भी हम बहुत ही ज्यादा प्यार से और शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉनिकल हील। अगर मैं कॉनिकल हील की बात करूं ना बेटा, आपको बस इतना याद रखना है, अगर मैं आपसे कॉनिकल हील की बात करती हूँ तो क्या होता है कॉनिकल हील, क्या होता है कॉनिकल हील बेटा। अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूं तो कॉनिकल हील जिसका बेस ब्रॉड होता है, कॉनिकल हील्स जिसका बेस काफी ज्यादा ब्रॉड होता है, ब्रॉड बेस। ठीक है, जो स्लोप्स होते हैं वो स्टीप स्लोप्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, स्टीप स्लोप्स होते हैं, कॉनिकल हील में स्टीप स्लोप्स होते हैं। और जो ये पॉइंट होता है ये काफी ज्यादा नैरो होता है। ठीक है, इन्हें हम ये भी कहते हैं कि भाई ये जैसे आइसक्रीम का कोन होता है वैसे हमें दिखता है, आइसक्रीम के कोन की तरह हम ये दिखता है। और कॉनिकल हील बेटा कहाँ बनती है, कॉनिकल हील सिर्फ वहां बनेगी जहां पर स्टीप स्लोप्स होंगे, जहां पर क्या होंगे, स्टीप स्लोप्स होंगे। स्टीप स्लोप्स कहाँ होते हैं, जहां आपके कॉन्टूर क्लोज बने होते हैं, कॉन्टूर्स ड्रॉन क्लोजर। ठीक है, क्लोज, कॉन्टूर ड्रॉन क्लोजर, जहां पर आपके कॉन्टूर पास 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 बने हुए हैं, वहां पर एक आपकी कॉनिकल हील बनी होती है, वहां पर आपकी क्या बनी होती है, कॉनिकल हील बनी होती है। ठीक है, ठीक है, ये चीज, इतनी सी चीज समझ में आई, इसे हम कहते हैं बेटा कॉनिकल हील्स। इसे हम क्या कहते हैं, कॉनिकल हील। जितना मैंने बताया उतना याद रखो एग्जाम के लिए, बस यही बोला गया है कि कॉनिकल इज शोन बाय क्लोज कॉन्टूर, जो कि मैंने आपको बताया कॉनिकल हील कैसे शो होती है, जहां पर क्लोज्ड कॉन्टूर बने होते हैं। और अगर क्लोज कॉन्टूर बने हुए हैं एक सर्कुलर शेप में, तो आपको ये बात पता है कि वहां पर स्टीप स्लोप्स होंगे, यानी कि ये एक वॉल्केनिक कोन की तरह दिखेगा। वॉल्केनो का कोन देखा है ना, तो ये एक वॉल्केनो की तरह दिखेगा। कॉन्टूर इसमें इस तरीके से सर्कुलेशन में पास पास बने होते हैं। देखो मैं कलर भी चेंज करती हूँ, कॉनिकल हील है, इसमें कॉन्टूर इस तरीके से पास पास बने होते हैं, ये देखो एक सर्कुलेशन मोशन में। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या दिखती है, एक कॉनिकल हील दिखती है। ठीक है,
इसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा है, हाँ ये देखो, ये एक कॉनिकल हिल है, ये एक कॉनिकल हिल है जिसमें कॉन्टूर बहुत ही ज्यादा पास पास बने हुए हैं, ठीक है, कॉन्टूर इसमें पास पास बने हुए हैं, स्टीप स्लोप्स है, जहां स्टीप स्लोप्स है वो कॉनिकल हिल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताया भी था हर फिफ्थ कॉन्टूर हाईलाइटेड होता है, तो देखो 1 2 3 4 5, ये जो फिफ्थ कॉन्टूर है ये हाईलाइटेड है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये हाईलाइटेड है, ठीक है। अब डिफरेंस बता रही हूं मैं आपको स्टीप और जेंटल स्लोप्स में, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो ये एक कॉनिकल हील है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा चुकी हूँ। चलो अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ स्टीप और जेंटल स्लोप में। व्हाइट कलर दिख रहा है, ब्लैक ले ले, कोई बात नहीं। चलो क्या हम पढ़ रहे हैं, ब्लैक तो दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आपको अब यहाँ पर बता रही हूँ डिफरेंस बिटवीन स्टीप एंड जेंटल स्लोप। ये था ना एक पॉइंट कि स्टीप और जेंटल स्लोप क्या है, वो भी बताना था। तो स्टीप और जेंटल स्लोप्स को कैसे समझे, स्टीप और जेंटल स्लोप्स को हम कैसे समझे, तो यहाँ पर एक चीज याद रखो बेटा, जहां पर कॉन्टूर आपके दूर दूर बने हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर आपके जो कॉन्टूर हैं वो दूर दूर बने हुए हैं, बहुत दूर दूर बने हुए हैं, तो ये आपकी एक जेंटल स्लोप है। आप खुद देखो ये पहाड़ी ऐसे कैसे नीचे आ रही है, देखो दिख रहा होगा अगर आपको, तो आप ये देखो यहाँ पर अगर कॉन्टूर दूर दूर है तो आप ये देखो यहाँ पर ये किस तरीके से आ रही है, और यहाँ कॉन्टूर पास पास है। कॉन्टूर दिख रहे हैं आपको, ये बने हुए हैं कॉन्टूर, ये दिख रहे हैं आपको, ये रेड कलर लेती हूँ आपको शो करने के लिए, ये देखो ये कॉन्टूर बने हुए हैं, ये देखो ये दिख रही है आपको, ये व्हाइट व्हाइट लाइंस, मैं इसको ऐसे इसमें कर रही हूँ, ये देखो ये यहाँ पर कॉन्टूर कितने दूर दूर बने हुए हैं, कितना डिफरेंस है, ये देखो कितना डिफरेंस है ना। जितनी भी व्हाइट लाइंस हैं जिन्हें मैंने रेड के अंदर किया है, ये कॉन्टूर दूर दूर बने हुए हैं, इनमें कितना डिफरेंस है, ये देखो कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपकी जेंटल स्लोप है, ऐसी ऐसी ढलान वाली पहाड़ी आप अगर देख पा रहे हो तो, है ना। और जहां पर कॉन्टूर बहुत ही ज्यादा पास पास बने होते हैं, जैसे कि यहाँ अगर आप देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे कितनी पास बने हैं, देखो कितनी पास बने हुए हैं, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, तो यहाँ पर पास बने हुए हैं, यहाँ पर पास बने हुए हैं। तो आप पहाड़ी भी देखो कैसी है, स्टीप स्लोप, एकदम ऐसी खड़ी सी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है कि नहीं है। तो ये है बेटा डिफरेंस स्टीप और जेंटल स्लोप में, कि जहां आपके कॉन्टूर बहुत ही ज्यादा दूर दूर बने हुए हैं वहां पर होगी आपके जेंटल स्लोप, एकदम हील की तरह, यानी कि एक ऐसी ढलान वाली पहाड़ी। और जहां पर आपके कॉन्टूर बहुत पास बने हुए हैं वहां पर होगा आपका स्टीप स्लोप, एकदम खड़ी चढ़ाई, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने सेकेंड पॉइंट क्लियर किया कि भाई जेंटल और स्टीप स्लोप्स क्या है, क्योंकि आगे ऐसी को पढ़ना है हमें। इसके बाद ये देखो, ये है आपकी एक जेंटल स्लोप, ये है आपकी जेंटल स्लोप, आपको अगर दिख रहा हो तो क्या है, ये है आपकी जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप क्या है, ये जेंटल स्लोप है, ये क्या है मेरा बच्चा, ये है एक जेंटल स्लोप, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये है आपकी बेटा स्टीप स्लोप्स, ये क्या है, ये है स्टीप स्लोप। आप खुद देख लो कैसी खड़ी पहाड़ियां हैं, देखो ये देखो चढ़ना भी मुश्किल हो जाए, ठीक है, कैसी एकदम खड़ी पहाड़ी है। ये है आपकी स्टीप स्लोप्स, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्टूर लाइंस ड्रॉन क्लोजर, पास पास बनी होंगी बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे हम चलते हैं, थर्ड है आपका रिज। थर्ड फीचर क्या है आपका, रिज। रिज क्या होता है, जहां पर बेटा माउंटेन की चेन होती है, जैसे कि एक माउंटेन ऐसे आया, फिर ये तुरंत ही ऐसे चला गया, तो जो ये माउंटेन की चेन है, फिर ये तीसरा, ठीक है, जहां पर आपको चेन ऑफ माउंटेन्स दिखे, ये देखो माउंटेन आया, फिर ये दूसरा माउंटेन शुरू हो गया, फिर यहाँ से तीसरा, तो जो ये चेन ऑफ माउंटेन होती है, ठीक है, ये देखो इसे कहते हैं हम रिज। ये देखो ये है इस तरीके से, ठीक है, ये है, और देखो ये दूसरा माउंटेन शुरू हो रहा है, ये ऐसे, ये इस तरीके से। तो जो ये चेन ऑफ माउंटेन होती है, जो चेन ऑफ माउंटेन होती है, एक पहाड़ ये इस तरफ, एक इसी के यहाँ से ये दूसरा जा रहा है, तो जो ये पॉइंट होगा वो रिज है, वो क्या है, रिज है। जैसे कि मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, तो ये पहाड़ एक है,
इधर भी है और एक इस पॉइंट पे मिलने के बाद ये ऐसे भी जा रहा है, तो जो ये पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे, रिज कहेंगे। बस इतना याद रखो आप, इतना याद रखो आप, रिज और माउंटेन, रिज कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ माउंटेन और हिल, ठीक है। क्या है, रिज क्या है, चेन ऑफ माउंटेन और हिल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, आपकी एक रिज है, ये रिज है, ये एक आया, ठीक है, फिर ये तुरंत ऐसे चला गया, तो ये क्या है, ये आपकी रिज है, चेन ऑफ माउंटेन। तो याद रखो आप इस चीज को, जैसे कि ये आपका माउंटेन है बेटा, ध्यान से देखो, ये माउंटेन है, इस तरफ भी माउंटेन है और इसी पॉइंट से ये दूसरा माउंटेन यहाँ शुरू हो रहा है, तो जो ये पॉइंट है ये आपका क्या कहलाएगा, रिज कहलाएगा, कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ माउंटेन्स, इट मींस इट शोज रिज, ठीक है। तो रिज के बाद हम आगे चलते हैं, आपका देखो ये है आपकी रिज, एक माउंटेन ये जा रहा है, रेडी लेना पड़ेगा, देखो ये जा रहा है माउंटेन, एक माउंटेन ये जा रहा है, तो जो ये पार्ट है ये रिज है आपका, ये रिज है आपका, एक माउंटेन इस तरफ है और ये इस तरफ है, ठीक है। तो ये दो बहुत सारे माउंटेन्स की चेन है, फिर एक ये ऐसे जा रहा है, तो ये क्या है, ये रिज है आपकी, ये पॉइंट आपका रिज पॉइंट होता है, ठीक है। तो होपिंग ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। रिज के पास आता है बेटा वाटर शेड रिज, वाटर शेड आपको पता ही चल गया होगा, जहां पर बेटा ये एक हिली एरिया पर होता है, ठीक है, हिली रिज होता है, आप इतना मानो, और एक तरफ से पानी पानी फ्लो हो रहा होता है, गिर रहा होता है, देखो देखो, अ वाटर शेड रिज रिप्रेजेंट अ हिली रिज राइजिंग टू ओवर 100 मीटर, 100 मीटर से ऊपर होती है, उठी हुई होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक दिखाती हूँ, क्या दिखाती हूँ, एक चीज बताती हूँ आपको, आपकी बुक में था ये, ए और बी के बीच का डिफरेंस भी यहाँ पर 60 है और डी और ए के बीच का भी डिफरेंस यहाँ पर 60 है, तो ये चीज बोली गई है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ये है आपका वाटर शेड रिज, जितनी भी ये ब्लैक लाइंस आ रही हैं ये है आपका वाटर शेड रिज, क्योंकि यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, पानी पहाड़ी से गिर रहा है, ठीक है। ये आपकी रेड से ये बनी हुई है कॉन्टूर लाइन, ये इस तरीके से क्या बनी हुई है, ये कॉन्टूर लाइन बनी हुई है, तो ये आपको दिख रही होगी। अब वाटर शेड रिज क्या होता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ, देखो वाटर शेड रिज क्या होता है ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखो वाटर शेड रिज हम किसे बोलेंगे, किसे बोलेंगे, देखो ये है आपका एक माउंटेन, ठीक है, ये एकदम स्टीप स्लोप्स है, ठीक है, और ये एकदम जेंटल स्लोप आ रही है, ठीक है, ये आ रही है एक जेंटल स्लोप आ रही है, ठीक है। अब ये जो जेंटल स्लोप आ रही है, मान लो कि ऊपर से बारिश हुई, बारिश के बाद ये बारिश हुई, बारिश के बाद जो वाटर आया वो इस तरीके से यहां से निकल गया, तो इसी को हम बोलते हैं बेटा वाटर शेड रिज, एक ऐसा हिली पॉइंट जहां से बेटा वाटर फ्लो होकर डाउन गिर रहा है, एक तरफ गिर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक वाटर शेड रिज, इसे हम क्या बोलते हैं, एक वाटर शेड रिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, वाटर शेड रिज कहते हैं। होपिंग कि यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम वाटर शेड रिज किसे कहते हैं, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड, मैं वाटर बॉटल देखती हूँ। देखो अगर अभी भी नहीं समझ आया तो अब ध्यान से देखना, मैंने वो पॉइंट निकाल लिया, गिव मी अ सेकेंड। देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखना, ये एक क्या है, ये एक माउंटेन है, या हाँ एक माउंटेन है, आप ये समझो, ये देखो ये है यहाँ पर स्टीप स्लोप, ठीक है, ये है स्टीप स्लोप, ये आई जेंटल स्लोप, ये आई जेंटल स्लोप। अगर यहाँ पर जो कॉन्टूर है आपके, यहाँ पर जो कॉन्टूर है आपके, अगर वो पास बने हुए हैं तो इन्हें हम उस टाइम पर क्या बोलते हैं, स्कार्प, स्कार्प स्लोप, ठीक है। और अगर कॉन्टूर दूर बने हुए हैं, अगर कॉन्टूर बेटा आपके दूर बने हुए हैं, बहुत ही ज्यादा फार बने हुए हैं, दूर बने हुए हैं, तो आप इतना याद रखो कि उसे हम कहेंगे डीप स्लोप, ठीक है, डीप स्लोप। अब डीप स्लोप है इसीलिए यहाँ पर जेंटल स्लोप है, इसीलिए यहाँ पर जेंटल स्लोप है, ये इस तरीके से यहाँ पर पानी गिरेगा। अब मान लो बारिश हुई, ये रेन हुई, आपकी रेन हुई,
तो पानी क्या होगा बेटा, यहां से नीचे डाउनवर्ड्स फ्लो करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, वाटरशेड रिज। रिज से पानी का नीचे डाउन आना, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वाटरशेड रिज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे को हम, वाटरशेड रिज कहते हैं। तो होपिंग कि वाटरशेड रिज क्या है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो एनी सरफेस एरिया, एनी सरफेस एरिया, ठीक है। आप इतनी सी बात मेरी समझो कि जब भाई वाटरशेड रिज है तो इसमें जो वाटर है वो डाउन आ रहा है, ठीक है। इसमें जो वाटर है वो डाउन आ रहा है, नीचे की साइड गिर रहा है। पानी क्या है आपका, नीचे की साइड गिर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा कि वाटरशेड रिज है वो, which runs off resulting from रेनफॉल इज कलेक्टेड। मैंने आपके लिए डेफिनेशन निकाली हुई थी इजी सी, तो मैं वही लिख देती हूँ, ठीक है। रेनफॉल इज कलेक्टेड एंड रेन्ड थ्रू अ कॉमन पॉइंट। ये मैंने निकाली हुई थी डेफिनेशन आपके लिए इजी सी। आप वाटरशेड रिज में इतनी सी डेफिनेशन लिख दोगे, आपकी मैम आपको कुछ भी नहीं कहेगी। तो ये होता है बेटा वाटरशेड रिज, ठीक है, जिसमें किसी भी सरफेस एरिया से जो वाटर है वो डाउन, जो रेन वाटर है, जो बारिश का पानी है, जो रेनफॉल है, वो क्या हो रहा है, कलेक्टिवली ड्रेन हो रहा है, एक कॉमन पॉइंट से गिर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटरशेड रिज कहते हैं। बस इतना याद रखो, मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन निकाली थी, अभी लिख दी है आपके सामने। आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, बुक में एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है, उसको आप स्किप कर सकते हो। चलो, वाटरशेड रिज देख रहे हो आप, इतना बड़ा है, ठीक है, कि भाई ईस्टर्न साइड पर कॉन्टूर दूर बने हुए हैं, तो जेंटल स्लोप है, पास स्लोप है, क्या है क्या नहीं है। तो आप मेरी वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो, मैंने अब भी लिखी है, मैंने निकाल के पहले से रखी हुई थी, तो आप देख सकते हो। इसके बाद प्लेट्यू। प्लेट्यू आपको पता ही है, मुझे नहीं लगता प्लेट्यू में कोई दिक्कत है कि एक तरफ जेंटल स्लोप होती है, एक तरफ स्टीप स्लोप होती है, और ऊपर का फ्लैट टॉप लैंड होता है ना, एकदम फ्लैट टॉप होता है। क्या होता है, फ्लैट टॉप होता है प्लेट्यू में। एक तरफ बेटा जेंटल स्लोप होती है, एक तरफ आपकी स्टीप स्लोप्स होती है। इसमें जो कॉन्टूर है बेटा वो एक वाइड गैप, क्या बोलते हैं उनके कॉन्टूर के बीच में बेटा एक वाइड गैप होता है, तभी बेटा क्या होता है, ऊपर का जो सरफेस है वो फ्लैट होता है। जैसे कि आप देखो इस तरीके से, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप रेड से देखो, इस तरीके से ये कॉन्टूर ड्रॉ हो रखे हैं, ये देखो ये ड्रॉ हुए, फिर दूसरा काउंटूर ऐसे जा रहा है, ठीक है, फिर तीसरा ऐसे जा रहा है। तो क्या ये कॉन्टूर्स जा रही है लेकिन साइड में है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, अगर आपको दिख रहा हो तो। इसीलिए जो प्लेट्यू का टॉप होता है वो एकदम फ्लैट सरफेस होता है, और साइड में जेंटल स्लोप या फिर बेटा स्टीप स्लोप्स होती है, ठीक है। तो प्लेट्यू इज अ लैंडफॉर्म विद अ फ्लैट टॉप एंड जेंटल और स्टीप स्लोप्स, या तो जेंटल स्लोप होगी या स्टीप स्लोप्स होगी, लेकिन ऊपर का जो सरफेस होगा वो क्या होगा बेटा, ऊपर का जो सरफेस होगा वो फ्लैट होगा, क्योंकि इसमें कॉन्टूर के बीच में गैप होता है, इसमें कॉन्टूर्स के बीच में गैप होता है। तो ये हमने बात करी प्लेट्यू की, ये हमने किसकी बात करी बेटा, प्लेट्यूज की बात की। चलो नेक्स्ट है बेटा क्लिफ। क्लिफ बहुत ही सिंपल चीज है। क्लिफ को याद करने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जब बहुत सारे कॉन्टूर आकर एक पॉइंट पर मर्ज हो जाए, ठीक है, तो वहां पर शुरू होती है एक क्लिफ। बहुत सारे कॉन्टूर हैं, ठीक है, इस बहुत सारे कॉन्टूर चल रहे हैं, और आकर वो एक पॉइंट पर मर्ज हो जाए, आकर वो किसी एक ही पॉइंट पर मर्ज हो जाए, तो जिस पॉइंट पर वो सारे कॉन्टूर आकर मर्ज होंगे, मिलेंगे, उस पॉइंट पर ही आपकी क्या बनेगी बेटा, क्लिफ बनेगी। क्या बनेगी, क्लिफ बनेगी। A cliff is a very steep rock or hill overlooking a sea. It is represented by a sudden merging of several contour at one point. जब बहुत सारे कॉन्टूर बेटा एक ही पॉइंट पर आकर मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब बनती है क्लिफ। इस तरीके से ये एक क्लिफ है, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टूर आपस में आकर मिल गए, तो ये क्या बन गई, एक क्लिफ बन गई। ये क्या बन गई, एक क्लिफ बन गई, ठीक है, एक
क्लिफ बन गई। यहाँ पर आप इजीली क्लिफ को देख सकते हो। इतना याद रखो, क्लिफ में अगर क्लिफ की डेफिनेशन आ जाए तो इतना याद रखो, when several contours are merged at a same point or a common point, जब दो नहीं तीन नहीं बहुत सारे कॉन्टूर आकर आपस में एक पॉइंट पर मर्ज हो जाते हैं, एक सेम पॉइंट पर मर्ज हो जाते हैं बेटा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्लिफ। क्या कहते हैं हम? क्लिफ कहते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, कि कॉन्टूर आकर मर्ज हो रहे हैं एक सेम पॉइंट पर, यहाँ से शुरू होके सारे इस कॉमन पॉइंट पर मर्ज हो जा रहे हैं। तो ये बनी, देखो यहाँ पर बनी, या सारे सारे कॉन्टूर आकर इस पॉइंट पर मर्ज हो रहे, तो ये एक क्लिफ बन गई। क्या बन गई? ये एक क्लिफ बन गई इस तरीके से। ये एक क्लिफ है, ये एक क्लिफ है, एक क्लिफ है। यहाँ बहुत सारे कॉन्टूर आकर आपस में मिल गए तो इसे हमने बोला क्लिफ। क्लिफ के बाद आता है वाटरफॉल। वाटरफॉल तो आप मतलब देखा भी होगा आप लोगों ने, जैसे आप झरना भी कहते हो। अ वाटरफॉल इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ सडन फॉल ऑफ वाटर ओवर अ स्टीप रॉक इनटू द रिवर बेड। Whenever there is a steep slope, 2 or 3 contour are shown merging together। भाई जब भी स्टीप स्लॉप्स होगी, 2 या 3 कॉन्टूर आपस में एक पॉइंट पर आकर मर्ज होंगे, वी शेप में होंगे, ठीक है। और सडनली किसी भी स्टीप रॉक से वाटर का सडनली गिरना क्या कहलाता है? वाटरफॉल कहलाता है इस तरीके से, ठीक है। वाटर आ रहा है, वाटर आ रहा है, स्टीप स्लॉप है, खड़ी चढ़ाई है, सारा पानी एक साथ नीचे आया, ये एक वाटरफॉल है। मानो कि नदियां आ रही है यहाँ से, अब ये एकदम इस तरीके से खड़ी चढ़ाई है, ये इस तरीके से, ये ऐसे है, ऐसे है आपका माउंटेन, इस तरीके से डाउनवर्ड में है, तो सारा पानी आया और नीचे गिर गया, सडनली वाटरफॉल हो गया, नीचे गिर गया सारा पानी, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? वाटरफॉल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? वाटरफॉल कहते हैं, कि जब स्टीप स्लॉप होती है तो सडनली वाटर का आकर एकदम से नीचे गिर जाना, डाउन की तरफ है, वो डाउनवर्ड है, ठीक है। स्टीप स्लॉप ऐसे है, ऐसे है वो एकदम खड़ी चढ़ाई, यहाँ से रिवर आ रही है, रिवर आ रही है, एकदम से आके यूं नीचे पानी का गिर जाना, यूं नीचे आके गिरना, तभी तो एक वाटरफॉल फॉर्म्ड होगा, है ना। तो उसको हमने क्या कहा है? वाटरफॉल कहा है। हमेशा ये स्टीप स्लॉप पे ही होता है, वी शेप में होता है। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये है वाटरफॉल, ये कॉन्टूर आ रहे हैं, ये कॉन्टूर वगैरह आ रहे हैं बेटा, ये इस तरीके से ये पानी का यूं गिर जाना इस पॉइंट पर, इस तरीके से सडनली डाउनफॉल हो जाना, ठीक है। या फिर यहाँ पर भी देखो, ये इस तरीके से स्टीप स्लॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, यहाँ से रिवर आ रही है और रिवर का एकदम से ऐसे नीचे गिर जाना, तो ये वाटरफॉल है। दैट्स इट, ये क्या है? एक वाटरफॉल है, ठीक है। सडनली स्टीप स्लॉप से रिवर का ऐसे नीचे गिर जाना। चलो, वाटरफॉल के बाद हम आते हैं बेटा, देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पर कॉन्टूर मिल रहे हैं, ये स्टीप स्लॉप से एकदम से कोई रिवर आ रही है बहते बहते और ये नीचे डाउन हो जा रही है, तो ये एक वाटरफॉल है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत सारी पिक्चर में आपको समझ में आ गया होगा। वाटरफॉल के बाद नेक्स्ट फीचर आता है बेटा पास। नेक्स्ट फीचर क्या आता है? पास। पास क्या होता है? दो माउंटेन के बीच का एक लैंड वाला रास्ता। देखो, एक माउंटेन है, ये माउंटेन है, इन दोनों के बीच से एक रास्ता जा रहा है निकलने के लिए, एक लैंड रूट जा रहा है, इसको हम पास कह देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसको हम पास कह देते हैं। अ पास इज अ फॉर्म्ड बिटवीन टू हिल और माउंटेन एंड सर्व एज अ लैंड रूट अक्रॉस द माउंटेन रेंज, ठीक है। ये पास है, देखो ये रास्ता, यहाँ पे तो देखिए व्हाइट ले रखा है मैम ने पेन, मैम देखो कैसी है, ठीक है। देखो यहाँ देखो, ये है एक पास, ये रास्ता जो ये लैंड रूट जा रहा है, जो ये लैंड रूट जा रहा है, ये जो रास्ता है जाने का, ये जो रास्ता है, इसे हम कह देंगे, क्या कह देंगे हम? पास। यानी कि 2-3 माउंटेन के बीच का जो लैंड रूट होता है, 2-3 माउंटेन के बीच का एक लैंड रूट, एक रास्ता, उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम पास कह देते हैं, दैट्स इट। इतना ही याद रखना है आपको पास में। पास के बाद आता है बेटा कोल। कोल मतलब क्या होता है? कोल फॉर्म्ड होता है वाटर शेड के रिज के बीच में, इसे हम कोल कहते हैं। ये देखो, इसे हम क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। दो वाटर शेड है, ठीक है, दो वाटर शेड है, उनके बीच का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेटा कोल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कोल कहते हैं। बस इतना अगर आपने याद रख लिया तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। मतलब अगर आपको और भी इजीली समझना है तो आप कोल को ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको कोल को और इजीली समझना है तो आप ऐसे समझो, एक सेकेंड ध्यान से,
ये जेंटल स्लोप, स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप, जेंटल स्लोप, लिख भी देती हूँ। जेंटल, स्टीप, स्टीप, जेंटल। ठीक है, इतना तो दिख रहा होगा। दो स्टीप के बीच के पार्ट को, जब दो स्टीप्स होते हैं, दो स्टीप स्लोप्स हैं, उनके बीच के पार्ट को आप कोल कह देते हो। आप क्या कह देते हो? कोल कह देते हो। जब दो स्टीप स्लोप्स हैं, उनके मिड के पार्ट को, ठीक है, उनके बिटवीन के पार्ट को आप क्या कह देते हो? कोल कह देते हो। याद रखो, दो स्टीप स्लोप्स के मिड पार्ट को आप क्या कहते हो? कोल कहते हो। बस इतना याद रखो। फिर आता है नेक्स्ट, सेडल। सेडल बेटा एक शैलो डिप्रेशन होता है दो पीक्स के बीच में। जैसे कि ये दो पीक है सेम हाइट पर, ठीक है, ये दो पीक है, ये जो ये डिप्रेस्ड हुई, ये यहाँ पर जो आकर डिप्रेस्ड हुई, जो ये शैलो डिप्रेशन हुआ, इसको हम बोलते हैं सेडल। ये देखो, ये पॉइंट, ये ये चीज क्या है? आपकी सेडल है। जो आपकी हिल है, ये क्या हुई? जो डिप्रेस्ड हुई, ये इसे हम कह देंगे शैलो डिप्रेशन। इसे हम क्या कह देंगे? कि जो ये शैलो डिप्रेस्ड हुई है, नीचे की तरफ दबाव है इसका, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं? सैडल कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिंगल्स है, पिंगल देखो, ये अपर पार्ट, ये पार्ट, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है, जो ये दबा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट हम कहते हैं ना, अरे ये पिंगल तो शैलो डिप्रेस्ड है ना, तो इसको हम कहते हैं सैडल। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? सैडल कहते हैं। जैसे ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जो पॉइंट है, ये क्या है आपका? सैडल है। ये क्या है? सैडल। एकदम दबाव, जमीन से एकदम दबा हुआ हिस्सा, इतना याद रखो, दबा हुआ हिस्सा। तो ये पॉइंट क्या है आपका? सैडल है। ये पॉइंट दबा हुआ हिस्सा, ठीक है। सैडल के बाद आता है गैप। गैप तो आपको पता ही है, गैप इज अ लो डिप्रेशन क्लोज टू द ग्राउंड फॉर्म बिटवीन अ रेंज ऑफ हिल्स। हिल की एक रेंज जा रही है ऐसे, तो जो जमीन से हिल के बीच का थोड़ा सा जो गैप होता है, उसी को हम गैप कहते हैं। जैसे कि ये पार्ट, ये थोड़ा सा गैप है दो हिल्स के बीच का, इसको हम क्या कह देते हैं? गैप कह देते हैं। दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। हो पता है, हो सकता है, मैं जानती हूँ कि आज आपको समझने में थोड़ा सा लग रहा होगा, अरे ये सैडल ये हो रहा है, कोल ये हो रहा है, लेकिन इस लेक्चर को 2 बार देखोगे, मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया बेटा, आपको वो चीज सच में समझ में आ जाएगी। सच में थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि अरे रिज क्या था? रिज चेन ऑफ माउंटेन, याद रखो, रिज को याद रखो चेन ऑफ माउंटेन से। वाटर शेड को याद रखो कि जब रेनफॉल स्टीप स्लोप्स के थ्रू नीचे आता है एक कॉमन पॉइंट से, वो वाटर शेड रिज है। कोल को याद रखो, दो स्टीप स्लोप के मिड को हम कोल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सैडल को याद रखो, जो दबा हुआ हिस्सा होता है, जो डिप्रेस्ड वाला हिस्सा होता है, नीचे की ओर दबाव वाला हिस्सा होता है, वो सैडल होता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को याद रखोगे तो हो जाएगा। गैप मतलब दो हिल्स के बीच का जो गैप होता है लैंड और हिल के स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है। लेक्चर एक बार नहीं 2 बार देखो, थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है बट आपके ही अच्छे के लिए है, ठीक है। चलो, लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, टाइप ऑफ सेटलमेंट एंड पैटर्न्स। बेटा 3 टाइप की सेटलमेंट होती हैं। पहले ही होती है न्यूक्लिएटेड, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट होती है आपकी न्यूक्लिएटेड, सेकंड होती है लीनियर सेटलमेंट और थर्ड होती है स्कैटर्ड। अब जो ये न्यूक्लिएटेड होती है, आप इसे क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी कहते हो, आप इसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी कहते हो। 3 नाम है इसके। किसी की बुक में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट हो सकता है, किसी की बुक में कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हो सकता है, किसी की बुक में बेटा क्लस्टर्ड सेटलमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड आती है लीनियर सेटलमेंट और थर्ड आती है स्कैटर्ड या फिर डिस्पर्सल। क्या आती है? डिस्पर्सल सेटलमेंट। तो तीनों ही सेटलमेंट बहुत इजी है। सबसे पहले मैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट की बात बताऊंगी। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में बेटा जो हाउसेज होते हैं वो बहुत क्लोज बने होते हैं, जो घर होते हैं या जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं बहुत ही ज्यादा क्लोज बनी होती है, यानी कि बहुत पास पास बनी होती है, आप देख लो। और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट को हमेशा रेड कलर से डिनोट करते हैं। इसको हमेशा कौन से कलर से जब भी दिखाना होता है तो हम न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट को बेटा रेड कलर से क्या करते हैं? रेड कलर से डिनोट करते हैं। इस न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में पोस्ट ऑफिस, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सबके सब आते हैं, ठीक है, ये सबके सब आते हैं। तो 3 टाइप की सेटलमेंट होती है, बता दिया। न्यूक्लिएटेड और क्लस्टर्ड में मैंने आपको बता दिया, शोन इन रेड कलर में शो होती है। इस सेटलमेंट में
पहली बात तो ग्रुप में घर बने होते हैं, बहुत भीड़ भीड़ वाले इलाके होते हैं, रेलवे स्टेशन यहाँ पे पास होता है, ठीक है, माइनिंग एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज यहाँ पर सब बहुत पास होते हैं। आपके देखो रेलवे स्टेशन दिख रहा है आपको, ये रेड कलर से दिख रहा है, ये मैप में शो करने के लिए, ये देखो रिवर भी है, इंडस्ट्रीज भी है, रेलवे स्टेशन भी है, माइनिंग प्लेसेस भी है, तो इन्हें हम कहते हैं बेटा क्लस्टर्ड एरियाज, जहां पर ये सारी सुविधाएं होती हैं। इसे रेड कलर से शो करते हैं, घर बहुत पास बने होते हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़। ये आप देखो, ये है आपकी न्यूक्लिएटेड या क्लस्टर्ड या कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, जिसमें घर बहुत पास है, रेलवे स्टेशन भी है, इंडस्ट्रीज भी है, माइनिंग वाला एरिया भी है, बिल्डिंग्स भी है, सारी चीजें याद रखो रेड कलर से शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, बहुत पास पास घर बने होते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड के बाद सेकंड नंबर पर आती है आपकी लीनियर सेटलमेंट। लीनियर से याद रखो जो एक प्रॉपर लाइन में बनी होती है, यस, सेटलमेंट इन वन लाइन, ठीक है, जो कैसे बेटा एक लाइन में बनी होती है, ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन के साथ साथ ही सारे घर बने हुए हैं, इस लाइन के साथ साथ ही घर बने हुए हैं, किसी रिवर या रोड के किनारे पर होती है। जैसे कि आप देखो ये रोड है और ये सारे घर एक ही लाइन में है, सारे घर एक ही लाइन में है, ठीक है। तो लीनियर सेटलमेंट में बोला गया है कि इस सेटलमेंट में यूजुअली या तो मेन रोड के साइड में लोगों के घर होते हैं या किसी रिवर के साइड में लोगों के घर होते हैं, ठीक है। ट्रेड वगैरह के लिए ये यूजफुल होते हैं, जैसे कि कोई ढाबा है, होटल है, शॉप है। जैसे आप देखो ये मेन रोड जा रही है, ये मेन रोड जा रही है, सारे ये ढाबा है, ये होटल वगैरह सारे एक लाइन में है। यहाँ पर भी देखो सारी चीजें एक लाइन में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर सेटलमेंट कहते हैं। कभी भी आप जा रहे होते हो, ठीक है, कहीं घूमने जा रहे हो, बीच से आपकी कार जा रही है, आप देखोगे चारों तरफ यहाँ पे भी एक लाइन में होटल्स है, यहाँ पर भी एक लाइन में होटल्स है, ऐसी होता है ना टूरिस्ट प्लेसेस पर, तो वो आपकी लीनियर सेटलमेंट होती है। क्या होती है वो आपकी बेटा, वो आपकी लीनियर सेटलमेंट होती है, ठीक है। इस तरीके से देखो बीच में रोड है, इस तरफ भी एक लाइन में घर है, इस तरफ भी एक लाइन में घर है, तो ये क्या है आपकी लीनियर सेटलमेंट है। उसके बाद आती है स्कैटर्ड या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, जिसमें बहुत दूर दूर पे घर होते हैं, बहुत डिस्टेंस में होते हैं, बहुत ही ज्यादा दूरी पे होते हैं, और ये रिमोट एरिया होते हैं, लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। जैसे कि ये देखो एक घर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कितनी दूर दूर घर है, ये कितनी दूर दूर घर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिमोट एरियाज में भी होता है, जो परमानेंट घर नहीं होते, घरों के नाम भी होते हैं कि नहीं होते, हटमेंस होते हैं, यहाँ पर लोग बस झोपड़ी बना के रहते हैं, डेवलप एरिया नहीं होता ये, ठीक है। इस तरीके से ये देखो किसी का घर कहाँ है, किसी का घर कहाँ है, तो इस तरीके से होते हैं। हाउसेस स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, दूर दूर घर होते हैं, न्यूक्लियर में पास होते हैं, आइस लीनियर में एक लाइन में होते हैं, और आइसोलेटेड में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। याद रखो, देखो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट ये है आपकी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। क्या है ये है आपकी न्यूक्लिएटेड, ये आपकी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। इसके बाद ये है आपकी लीनियर, एक ही लाइन में घर बने हुए हैं, ये कौन सी है, ये है आपकी लीनियर। इसके बाद आती है आपकी डिस्पर्ड या स्कैटर्ड, तो इतनी दूर दूर घर होते हैं, ये देखो ये होती है आपकी डिस्पर्स्ड या फिर स्कैटर्ड, ठीक है। बस ये है आपकी तीन तरीके की सेटलमेंट। एक बेटा रेडियल सेटलमेंट भी होती है, इसमें बेटा हमेशा एक सेंटर पॉइंट होता है, जैसे हम कहते हैं ना चौराहा, चौराहा होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, और हर डायरेक्शन में इस तरीके से घर होते हैं, ठीक है। तो ये भी किसी की बुक में थी, कुछ बुक्स में ये थी, तो आप ये देख सकते हो। रेडियल सेटलमेंट में एक डिफरेंट पैटर्न यूज होता है, इनमें एक सेंटर पॉइंट होता है, और हर एक पॉइंट से बेटा इस तरीके का एक रास्ता निकल रहा होता है, और वहां पर सेटलमेंट होती है। यहाँ पर आप न्यूक्लियर, लीनियर और स्कैटर को आराम से देख सकते हो। दैट्स इट, इतना ही पढ़ाना था मुझे आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सारी चीजें देख सकते हो। अब बेटा कुछ क्या है, कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स हैं आपके, ठीक है। मैप में हमें जब कुछ एक्सप्रेस हाईवे शो करना है, कोई टोल शो करना है, ब्रिज शो करना है, कोई डिस्टेंस स्टोन शो करना है, कोई रोड है, कोई अनमेटल्ड रोड है, तो इस तरीके से जो ये सारी चीजें शो करने होता है,
हम मैप में इस तरीके से करते हैं। कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज हम इसीलिए करते हैं टू मेक मैप इजी। आप मैप में हर चीज हर चीज लिख नहीं सकते हो, हर चीज इतनी बड़ी बना नहीं सकते हो, तो आप इन सिंबल्स का यूज करते हो ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा आगे जाके मेटल्ड रोड है, आगे जाकर टोल आने वाला है, आगे जाकर हाईवे आने वाला है, आगे जाकर फ्लाईओवर आने वाला है, ये स्टेट की बाउंड्री है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। तो इन कन्वेंशनल सिंबल से लोगों को ये चीजें समझने में आसानी होती है। तो ये बहुत तरीके के हैं कि कहाँ पर पार्क है, कहाँ पर एरिया है, कौन सी बाउंड्री है, कौन सी हाइट है, कौन से बेंचमार्क है। तो इस तरीके से इन कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज किया जाता है। तो होपिंग कि आपने आज के लेक्चर को बेटा एंजॉय किया होगा। ये है हमारा PWICSC 6th 7th 8th के लिए कॉमन व्हाट्सएप चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो बेटा प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ठीक है, कि आप इस QR को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जहां पर आपको बहुत सारी चीजों की डिटेल मिलती है, जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। सो बाकी थैंक यू सो मच। होपिंग आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर किया और अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ढेर सारा प्यार देना। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ वीडियो को आप शेयर कर सकते हो ताकि आपको भी नॉलेज मिले, उनको भी नॉलेज मिले। थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन हमने कर लिया, ठीक है। सो होपिंग कि आपको मजा आया होगा। फिर से बोल रही हूँ, शॉर्ट पॉइंट से मैंने पढ़ाया है, एग्जाम में आपको लॉन्ग पॉइंट्स ही लिखने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।